ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पाक चीन इक्तिसादी राहदारी पर तहफ्फुजात दूर हो गए। सियासी कायदीन का बेमिसाल इत्तफाक। कौमी क़यादत ने मंसूबे के दुश्मनों को मुत्तफ़िका जवाब दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा जमहूरियत का अगला कदम उठाने जा रहा है। मुकामी हुकूमतों के लिए पोलिंग 30 मई को होगी। तहरीके इंसाफ को अपनी बढ़तरी साबित करने का चैलेंज दरपेश होगा। दो हुकूमतों के लिए 2 बार मुश्किलात पैदा करने वाले डॉक्टर ताहिरुल कादरी एक बार फिर पाकिस्तान आ रहे हैं। इस बार उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ये सवाल अहमियत इख्तियार कर गया है। और पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 17 साल हो गए। मईशत समेत कई अहम शोबों में आगे बढ़ने के लिए तवील सफर तय करना है। अभी सफर बाकी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। प्रोग्राम का आगाज अहम और मस्बत खबर से, जो है पाक चीन इक्तिसादी राहदारी पर तहफ्फुजात के खात्मे की। आज कौमी क़यादत ने इस अहम इक्तिसादी मंसूबे पर इत्तफाक का मुजाहरा करते हुए इस मंसूबे के दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने तहफ्फुजात का इज़हार करती रही हैं, जिस पर हुकूमत की जानिब से बार बार वजाहत पेश की जाती रही। इस सिलसिले में आज दूसरी बार ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और आज की एपीसी कामयाब साबित हुई और सियासी जमातों की जानिब से हुकूमत के पाक चीन राहदारी मंसूबे पर एतमाद का इजहार किया गया और सब ने मिलकर यकजबा होकर इस एतमाद का इजहार किया। सियासी क़यादत ने पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे को इंतहाई खुश आइंद करार देते हुए कहा कि राहदारी की तामीर से पाकिस्तान में मुआशी तरक्की का नया दौर शुरू होगा। इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम फे के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मंसूबे पर कौमी सतह पर इत्तफाक राय हो गया है। मियां वाली और डेरा इस्माइल खान सेक्शन पर इसी साल काम शुरू हो जाएगा। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कहा कि इक्तिसादी राहदारी पाकिस्तान की मुआशी खुशहाली का जरिया बनेगी। इत्तफाक राय बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए खास तौर पर खुश आइंद है। यकीनन जिस तरह एटमी धमाके के हवाले से आज का दिन तारीखी है, पाकिस्तान की इक्तिसादी मुस्तकबिल के बारे में भी आज 28 मई पाकिस्तान का एक तारीखी दिन है, जिसमें एक कौमी यकजहती का इजहार किया गया है। मैं वेलकम करूंगा प्राइम मिनिस्टर को के इस फैसले को। फराख दिली उन्होंने दिखाई, यही जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। जो इस मंसूबे का सबसे गैर मुतनाज़े हिस्सा हो सकता है, मैं समझता हूं कि उस पर आज एक इत्तफाक राय हुआ है, जिसे आप मगरबी अलाइनमेंट कहें या राहदारी कहें। एक रूट के लिए हम सेटिस्फाइड हैं, जिसका आज फैसला हुआ है। ये पूरे मंसूबे का इत्तफाक राय नहीं, इस बात को जहन में रखना जरूरी है। 28 मई को माजी में पाकिस्तान में एटमी धमाका किया था, यौम तकबीर के नाम से मनाया जाता है, और आज का ये इत्तेफाक राय कौमी कंसेंसस उससे भी ज़्यादा हमारी माशी खुशहाली के लिए एक यादगार दिन है। पूरी कौमी क़यादत ने पाक इकनॉमिक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर के रूट पर एक कौमी इत्तफाक हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा का और वहाँ की आवाम का जो एक मुतालबा था, हुकूमत ने उसको तस्लीम किया है और वेस्टर्न रूट जो कि ओरिजिनल रूट था, उसको तरजीह बुनियादों पर उस पर इत्तफाक हो गया। आपने देखा कि पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत ने उस मुतनाज़े रूट पर, जिसके बारे में बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे थे, उस पर एतराज़ात ख़त्म करने का ऐलान किया, वेलकम किया इस फैसले को। और आज अहम दिन पाकिस्तान के दिफा के लिहाज से 28 मई और पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए, मुआशी तरक्की के लिए अहम फैसला किया और एक होकर किया। पाक चीन इक्तिसादी मंसूबे पर सबसे ज्यादा एतराज खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जानिब से आ रहा था। आज की एपीसी के बाद दोनों वज़राए आला मुतमईन नजर आए और आज जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच का कहना था कि एपीसी में तमाम अफराद ने इकनॉमिक कॉरिडोर की मंजूरी दी, जबकि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक का कहना था कि इकनॉमिक कॉरिडोर में मगरबी रूट की सबने मंजूरी दे दी है। इक्तिसादी राहदारी पर इत्तफाक राय का क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है।
साबित हो गया, एतराज करने वाले गद्दार नहीं थे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद वजीर आजम ने खिताब करते हुए तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि तमाम सियासी क़यादत पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे पर मुत्तफ़िक़ हो गई है। मंसूबे से हमें तरक्की का एक और मौका मिला है। खजराब से गवादर तक मगरबी अलाइनमेंट को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान की तमाम कौमी क़यादत ने इस तारीखी मंसूबे के लिए अपनी मुकम्मल हमायत और अमली ताउन का इआदा किया है। हमने इस बात का भी इआदा किया है कि खुंजराब से गवादर की राहदारी में मगरबी अलाइनमेंट को तरजीही बुनियादों पर सबसे पहले मुकम्मल किया जाएगा। इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबे की कौमी ओनरशिप के लिए हमने एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी कायम करने पर इत्तफाक किया है, जिसमें तमाम पार्लियामेंट्री जमातों की नुमाइंदगी होगी। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन में सूबों की नुमाइंदगी से एक वर्किंग ग्रुप भी तश्कील दिया जाएगा जो सूबों की इस तारीखी तरक्की के अमल में शमूलियत को यकीनी बनाएगा। इत्तफाक और यकजहती इस लिहाज से भी अहम है कि जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि एक जानिब पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को खित्ते के लिए गेम चेंजर करार दिया जा रहा है, तो दूसरी जानिब इस मंसूबे को नुकसान पहुंचाने के लिए कई ताकतें भी सरगर्म हो गई हैं। इसका इजहार आज वजारत खारजा के तर्जुमान ने हफ्तावार ब्रीफिंग में किया। वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना था कि भारत पाक चीन इक़्तिसादी मंसूबे को नुकसान पहुंचाने के लिए सरगर्म हो गया है और वो इसके खिलाफ मुहिम भी चला रहा है। पाकिस्तान की तकदीर बदलने में ये मंसूबा अहम किरदार अदा कर सकता है और आज सियासी कायदीन का इत्तफाक उन तमाम साजिशों को नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अफरासियाब खटक साहब। आप रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं अवामी नेशनल पार्टी से, और कुछ देर में हमें मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी ज्वाइन करेंगे। पाक चाइना दोस्ती के हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, बड़ी मस्बत राय रखते हैं। वो इस मंसूबे पर और इस मंसूबे पर इत्तफाक जो हुआ है इसको कैसे देखते हैं? अफरासियाब खटक साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ बदला, हुकूमत ने जो प्लान था उसमें कोई तब्दीली हुकूमत लेके आई है या फिर तब्दीली कोई नहीं लाई, कोई मौक़िफ़ भी नहीं बदला? हुकूमत सिर्फ आप सबको, अपोजिशन जमातों को जो बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही थी और कह रही थी इस रूट को बदला गया है, उन्हें अपना मौक़िफ़ समझाने में कामयाब हो गई है। जी देखिए, जमहूरियत का हुस्न यही है कि आपके बीच में इख्तिलाफ राय होता है, बहस होती है, बज़ाहिर तनाज़ा नज़र आता है, लेकिन जब आप बैठते हैं, दलील कहते हैं, दलील सुनते हैं और एक दूसरे को कायल कर लेते हैं। तो आज जब बहस हुई, बहस के आखिर में ये सब ने महसूस किया कि इत्तिफाक़ राय इसी राह पे पैदा हो सकता है, और हम वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने फ़राखदिली का मुज़ाहरा करते हुए अक़लियती पार्टियाँ जो थी उनके मौक़िफ़ को उन्होंने तस्लीम किया। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत अहम दिन है, जहाँ एक तरफ शैतानी ताकतें मौत का और तबाही का खेल खेल रही हैं, वहाँ पाकिस्तान के अवाम और खित्ते के अवाम तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, आबादी चाहते हैं। और ये पाक चीन जो राहदारी है, इक़्तिसादी राहदारी है, ये इस खित्ते को खुशहाल बनाने के लिए, इस खित्ते की तकदीर बदलने के लिए एक संग मील की हैसियत रखती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज सब वो लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने एक सेहतमंद तरीके से बहस करके इत्तिफाक राय पैदा किया है। आप लोगों के जो कंसर्न्स थे वो दूर हुए हैं कि जब ये इकोनॉमिक कॉरिडोर मशरकी रूट की जगह मगरबी रूट से ज़्यादा इस्तेमाल हो और वहाँ पर फिर इकोनॉमिक जोन्स भी बने हैं जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के भी मुख्तलिफ इलाकों में तरक्की हो, ये जो बहुत बुनियादी कंसर्न था ये दूर किया गया है कि हाँ जी इकोनॉमिक जोन्स का बहुत सारा हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा के भी हिस्से में आएगा? जी बिल्कुल। देखिए, एक तो मगरबी रूट की वजह से देखिए चीन ने अपने पसमानदा इलाकों को तरक्की देने के लिए ये मंसूबा बनाया है, सिनकियांग और दूसरे इलाकों को जो उसके मगरबी इलाके हैं। इसी तरह ये हमारे भी पसमानदा इलाकों से गुजरेगा तो यहाँ पर तब्दीली आएगी। इसके अलावा देखिए वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कबूल फरमाया है कि वो एक सड़क बनाएंगे जो बाजोड़ से वज़ीरिस्तान तक जाएगी और वो वज़ीरिस्तान से बिलाखिर जोब तक जाएगी। वज़ीर आज़म साहब जब पैकेज का ऐलान करेंगे फाटा के बारे में तो उसमें करेंगे, तो ये इससे फाटा की किस्मत भी बदल जाएगी और साथ में जो बलूचिस्तान के पश्तून और बलोच इलाके हैं उनको भी फ़ायदा होगा। और ये इलाका अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया के बहुत करीब पड़ता है, इसको अफ़गानिस्तान से जोड़ना और सेंट्रल एशिया से जोड़ना भी बहुत आसान होगा। तो हर लिहाज से अगर देखें
تو اس کے بہت فائدے اور یہ ایک ون ون سچویشن ہے فاٹا پختونخوا بلوچستان اور تمام پاکستان کے لیے فیڈریشن کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کی ہار یا جیت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسے سارا پاکستان جیت گیا ہے, سارے منصف مزاج لوگ جیت گئے ہیں اور اس علاقے کی ترقی اور امن جیت گیا ہے. بالکل. کھٹک صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا, ویسے تو ظاہر ہے یہ بڑا وائبل روٹ ہے, جو مغربی روٹ ہے, کوئی بھی اگر اپنا ٹرک لے کے جا رہا ہے کسی بھی ڈرائیور کو یہ زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ 700 کلومیٹر کم کا راستہ استعمال کرے بجائے اس کے کہ دوسرا لمبا راستہ استعمال کرے. مگر ایک کنسرن ہے اور وہ ہے سیکیورٹی کا, کہ اس روٹ پر سیکیورٹی ملے گی یا نہیں ملے گی. تو اس کے حوالے سے بات کی ہے وزیر اعظم نے کوئی یقین دہانی کرائی ہے کہ نہ صرف روٹ بنایا جائے گا بلکہ یقین دہانی کرائی جائے گی کہ پاکستان دہشت گردی سے نجات بھی پائے اور سیکیورٹی بھی میکسیمم ہو اس روٹ پر. بالکل, اس کے بارے میں مکمل پاکستان کی ریاست اس قابل ہے کہ وہ سیکیورٹی فراہم کر سکتی ہے. اور دیکھیے یہ تو شارٹ ٹرم کی سیکیورٹی ہے, انشاءاللہ دہشت گردی کا مسئلہ ساری عمر تو رہے گا نہیں, لیکن وہ جو دوسرے راستے تھے اس میں دیکھیے یہ انڈس ہائی وے بنانے کا خیال سن 65 کی جنگ کے بعد آیا, جب ہندوستان کی توپیں جی ٹی روڈ کے قریب لگیں تو اس وقت یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسا روٹ ہم بنائیں جو اس علاقے سے ذرا دور ہو. تو یہ جو مغربی راستہ ہے وہ اس طرح سے لانگ ٹرم میں دیکھیں تو وہ زیادہ محفوظ ہے سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی. یہ جو دہشت گردی والی باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کافی علاقے کو حکومت کلیئر کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور باقی بھی حکومت لگی ہوئی ہے. مجھے یقین ہے کہ پاکستانی ریاست اس قابل ہے کہ انشاءاللہ سیکیورٹی فراہم کر سکتی ہے. اب بھی ان علاقوں پہ لوگ آتے جاتے ہیں, جوب اور ڈی آئی خان کے درمیان بس سروسیں روزانہ چلتی ہیں, کوئٹہ اور جوب کے درمیان بسیں چلتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ علاقہ ایسا ہے کہ جیسے تجارت ہوگی اور ترقی ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں جو ساری معدنیات ہیں اور اس علاقے میں جو روزگار کے مسائل ہیں اور جس کی وجہ سے لوگ دہشت گردی کا شکار ہو جاتے ہیں, انتہا پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو واپس لانے میں اور اس علاقے کو پاکستان کی فیڈریشن میں انٹیگریٹ کرنے میں مدد ملے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے افغانستان کی طرف اور سینٹرل ایشیا کی طرف جو ہماری تجارت اور ترقی کا جو منصوبہ ہے اس کو بھی شے ملے گی, مدد ملے گی. بہت شکریہ افراز صاحب. کھٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے بہت خوش آئند ہے اور ان کو واضح پیغام دیا ہے پاکستان کی سیاسی قیادت نے, جو پاکستان میں خون کی ہولی کھیلنا چاہتے ہیں, پاکستان کی ترقی کی راہ میں اس وقت رکاوٹ بننا چاہتے ہیں, کہ پاکستان کی سیاسی قیادت ایک ہے اور پاکستان کی ترقی کے لیے کوشاں ہے. مشاہد حسین سید صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. مشاہد حسین سید صاحب بہت شکریہ. بڑا دن ہے, پاکستان کی سیاسی قیادت میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, اعلان کیا ہے کہ سب ویلکم کرتے ہیں اس روٹ کو. آپ سمجھتے ہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی یا حکومت صحیح ڈائریکشن میں کام کر رہی تھی, بس ایک کنونس نہیں کر پا رہی تھی اور آج کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے, ایکسپلین کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے؟ شاہزاد صاحب السلام علیکم, اور آپ کے ویوز کو میری طرف سے جیو کے سب کو میری السلام علیکم. بنیادی طور پر مسئلہ یہ تھا کہ یہ حکومت نے تھوڑی سی تاخیر کر دی اور شفافیت نظر نہیں آئی اور ابہام پیدا ہو گیا اور پھر وہ ابہام بڑھتا گیا. تو اگر یہی بات پہلے ہی واضح کرتے تھے کھل کے ٹکا کے کہ جناب یہ روٹ ہے ہمارا, یہ کوریڈور ہے, اس کے یہ فوائد ہوں گے فلاں صوبے کو فلاں صوبے کو, تو میرے خیال میں شاید یہ نوبت یہاں تک نہ پہنچتی. لیکن دیر آئے درست آئے, معاملہ ٹھیک ہو گیا اور آج کی بڑی اچھی میٹنگ ہوئی جس میں مکمل اتفاق رائے بھی ہوا اور کچھ آپ کہہ سکتے ہیں رولز آف دا گیم بھی بن گئے کوریڈور کے حوالے کے لیے, جس میں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا, صوبوں کو بھی اور سیاسی جماعتوں کو بھی. مجھے یہ بھی بتائیے گا مشاہد صاحب کہ آپ بہت بڑے حامی ہیں پاک چائنا دوستی کے, اس پر کام بھی کرتے ہیں, اور یہ اس منصوبے کو جس طریقے سے حکومت کلیم کر رہی ہے کہ یہ گیم چینجر ثابت ہوگا پاکستان کے مستقبل کے لیے, پاک چائنا دوستی کے لیے, آپ سمجھتے ہیں اتنا ہی اہم ہے واقعتاً پاکستان کے لیے, پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے اور پاک چائنا دوستی کے لیے ایک گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے یہ منصوبہ؟ جی آپ کو معلوم ہے کہ میں نے تو تھنک ٹینک بھی کئی سال پہلے بنا لیا تھا, پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ جو ماشاءاللہ بڑا فعال ہے, کیونکہ میں شروع سے سمجھتا تھا کہ پاکستان کا جو اقتصادی مستقبل ہے اور جو ہمارے ملک کی خوشحالی ہے اور عوام کا جو ہے ترقی وہ منسلک ہے چین کے ساتھ, کیونکہ چین ہمارا ہمسایہ بھی ہے, بہترین دوست بھی ہے اور چین کے بنیادی مفادات پاکستان سے منسلک ہیں. تو میں واقعی یہ سمجھتا ہوں گیم چینجر ہے, اس لیے کہ اس وقت جب پاکستان میں دہشت گردی بھی ہے, پورا خطہ ہلا ہوا ہے, عدم استحکام کا شکار ہے, چین نے ایک مکمل اعتماد کا ووٹ دیا ہے پاکستان کی ریاست پر, پاکستان کی عوام پر, پاکستان کے مستقبل پر, ایک ووٹ آف کانفیڈنس ہے. اور چین نے کہا ہے کہ جو ان کا جو فلیگ شپ ہے فارن پالیسی کا, یہ سینٹرل ایشین اکنامک بیلٹ اور سلک روڈ, اس کا محور, اس کا ستون
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि आपको पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि मैं समझता हूँ कि जितने भी जो मेरा मुशाहिदा है आलमी सियासत का, इतने बड़े स्केल पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इतने वसी पैमाने पर शायद किसी मुल्क में दूसरी जंग अजीम के बाद कम ही की है। तो ये पाकिस्तान को एक बड़ा अच्छा नादर मौका मिला है मुल्क को तरक्की करने का और वफाक को मजबूत करने का इक्तिसादी तरक्की के जरिए। सब आप मुझे ये भी बताइएगा, खारजा पॉलिसी पर आपकी नजर होती है, भारत का मसला क्या है? भारत और चाइना तो खुद आपस में बड़ा इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उनका, चाइना और भारत के दरमियान खुद इन्वेस्टमेंट के बड़े बहुत सारे मुआहदे हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से तो कोई शोर नहीं मचाया गया, भारत की तरफ से क्या मसला है कि उन्हें तकलीफ है इस मंसूबे से और इतना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है भारत की तरफ से? मैंने फॉलो किया है, मुझे तो थोड़ी सी हंसी भी आती है, मजाका खेज है उनका तनकीद। इतना बड़ा मुल्क है, इतना छोटा दिल है। अब शी जिनपिंग जब सितंबर 2014 में सदर शी जिनपिंग चीन के जब भारत गए तो उन्होंने ऐलान किया 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का। उससे पहले जापान के वजीर आजम आए आबे, उन्होंने ऐलान किया 30 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का हिंदुस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने कोई उंगली नहीं किसी ने उठाई, हालांकि चीन हमारा बड़ा दोस्त है, किसी ने जिक्र ही नहीं किया। अगर चीन ने पाकिस्तान के हवाले से बात की है, और ये याद रखे कि जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने तकरीर की थी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में 21 अप्रैल को, उन्होंने हिंदुस्तान का भी जिक्र किया कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान से भी हम इक़्तिसादी ताउन के जरिए, कॉरिडोर के जरिए कनेक्टिविटी बनाएं। तो उनका कोई ये नहीं कि ये मंसूबा किसी के खिलाफ है या सिर्फ पाकिस्तान का फवायद होगा, इसमें इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई ताउन का फायदा है। लेकिन हिंदुस्तान को बहरहाल बर्दाश्त नहीं हो सकता कि ये कैसे पाकिस्तान की इतनी अहमियत बन गई है, ना सिर्फ चीन की नज़र में बल्कि रूस की नज़र में, अमेरिका की नज़र में, और हम एक कलीदी रोल अदा कर रहे हैं इस खित्ते में, और अफगानिस्तान से भी हमारे ताल्लुकात माशाल्लाह बड़े अच्छे हो गए हैं। तो वो उनको एक तकलीफ है, तो मैं समझता हूँ उनको अब इग्नोर करें। लेकिन एक अफसोस जरूर होता है कि अच्छे हमसाया तो वो होता है, वो कहता है कि आपकी खुशी और गमी में शरीक हो, और वो अगर आपको फायदा पहुंच रहा है तो वो भी खुश हो। लेकिन हिंदुस्तान में अभी इतना बड़ा दिल नहीं पैदा कर सके वो लोग। मुशाहिद हुसैन सईद साहब बहुत शुक्रिया। मुशाहिद हुसैन सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सारी सियासी क़यादत एक है, पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए एक है, और बात कर रही है मस्बत अंदाज में। कंसेंसस डेवलप हो गया है, कौन सा रूट होगा, कहाँ से जाएगा, किस तरीके से इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, फाटा को भी इंक्लूड किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। आज पाकिस्तान की सियासी क़यादत को कन्विंस कर लिया गया है। अहम दिन है, इंतहाई अहम और मस्बत दिन है आज पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। प्रोग्राम में ब्रेक पर जाने से पहले कल के प्रोग्राम के हवाले से बात हो जाए। कल के प्रोग्राम में हमने पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी पर एक सेगमेंट किया था, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब परवेज़ खटक और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के इस हिस्से में बैकग्राउंड में खबर से मुताल्लिक हस्बे मामूल चंद तस्वीर दिखाई गई थी। इन तस्वीर में पाकिस्तान का नक्शा भी था, लेकिन बैकग्राउंड में चलने वाले इस नक्शे में खामी ये थी कि आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को एक अलहदा वहदत के दिखाया गया था। वाज़ेह है कि इन तीनों इलाकों को एक साथ दिखाया तो गया था एक साथ, जैसा कि आप इस वक्त भी देख रहे हैं। अगर आप इस वाले एंगल से देखें तो आपको साफ नजर आता है कि ये एक साथ मौजूद है और पाकिस्तान के नक्शे के साथ मौजूद हैं। इनको एक साथ तो दिखाया गया था, लेकिन नक्शे में ये इलाके बशमूल मकबूजा कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बल्कि एक अलहदा वहदत के तौर पर दिखाए गए थे। ये नक्शा मोतबर अंग्रेजी अखबार डॉन अखबार की वेबसाइट से लिया गया था, जहां पर एक कॉलम लिखा गया था पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर पर, और उसके साथ ये नक्शा भी शेयर किया गया था। तो ये उस वेबसाइट से लिया गया था। और ऐसा होता है कि जब इंटरनेट पर पाकिस्तान के नक्शे सर्च किए जाएं तो मुख्तलिफ नक्शे सामने आते हैं। इसी वजह से बैकग्राउंड में नक्शे का मामला सामने आया, मगर इस मामले में एहतियात की ज़रूरत है। हम आपको बताते चलें कि हमने इस मसले का इदराक करते हुए नशरे मुकर्रर में इस गलती को दुरुस्त कर लिया था। रात 2 बजे, सुबह 7 बजे और दोपहर 2 बजे नशर होने वाले प्रोग्राम में दुरुस्त नक्शा चलाया गया था। वो नाजरीन जो हमें 10 बजे देखते हैं, हमने ज़रूरी समझा कि उनके सामने ये वजाहत कर दी जाए। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि सेगमेंट में पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी का जो रोड मैप ऑन स्क्रीन दिखाया गया था, जो इस वक्त भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यानी जो हमारा मेन मैप था, वो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी का नक्शा था। जब हमने बात की एहसन इकबाल साहब से प्रोग्राम में, जब हमने बात की परवेज़ खटक साहब से प्रोग्राम में,
तो ये नक्शा इस्तेमाल किया गया था। और जब हमने दिखाया कि किस तरीके से 3 रूट बनेंगे, एक वेस्टर्न होगा, एक सेंट्रल होगा, एक ईस्टर्न रूट होगा, तो वो सारा का सारा हमने इस नक्शे पर दिखाया था। कल के प्रोग्राम से हम आपको एक क्लिप दिखा रहे हैं। ये नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज का नक्शा है जो बिल्कुल दुरुस्त नक्शा है। इस नक्शे में किसी भी हवाले से कोई नक्श मौजूद नहीं था। तो जो प्रोग्राम का मेन हमारा फोकस था वो इस नक्शे के तहत था। जो प्रोग्राम के बैकग्राउंड में नक्शा चला वो अंग्रेजी अखबार डॉन की वेबसाइट से लिया गया था। एक कॉलम के साथ वो नक्शा मौजूद था। तो ये जो गलती है उसकी तस्हीह जरूरी थी कि 10 बजे जो हमारे नाजरीन देखते हैं हम उन्हें भी ये बात बता सकें। प्रोग्राम में एक ब्रेक, उसके बाद जिक्र होगा खैबर पख्तूनख्वा में इंतहाई अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। लोकल बॉडीज इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्यों ये अहम है इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। खैबर पख्तूनख्वा जमहूरियत का अगला कदम उठाने के लिए तैयार है। जहां बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं, सूबे में 30 मई यानी हफ्ते के दिन मुकामी हुकूमतों की तश्कील के लिए वोटिंग होगी और इस हवाले से इंतखाबी मुहिम का वक्त आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। इन इंतखाबात में तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और आज इलेक्शन कमीशन ने प्रिजाइडिंग अफसरों को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात दे दिए हैं। ये अफसरान 3 दिन यानी 29, 30 और 31 मई तक इन इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकेंगे, जबकि सूबे के तमाम तालीमी इदारों में 2 दिन यानी 29 और 30 मई को तातील होगी। इन इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग का अमल गुज़िश्ता रोज मुकम्मल कर लिया गया था। 7 करोड़ 22 लाख से जायद बैलेट पेपर्स की तरसील का अमल फौज की निगरानी में हो रहा है। ये बैलेट पेपर्स 29 मई को प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले कर दिए जाएंगे और 29 मई यानी कल से ही इंतखाबी अमला भी पोलिंग स्टेशन पर तैनात कर दिया जाएगा। सूबे भर में 10,855 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से तकरीबन 2,500 पोलिंग स्टेशन को पुलिस की जानिब से हसास करार दिया गया है। इन इंतखाबात के हवाले से मजीद अहम हकाइक से आपको आगाह कर दें। खैबर पख्तूनख्वा के 25 में से 24 इजला में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। जिला कोहिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहे, जिसकी जिलाई हदूद का मामला अदालत में है। 30 मई को होने वाले इंतखाबात के नताइज का ऐलान 7 जून को किया जाएगा। विलेज और मोहल्ला काउंसिल के इंतखाबात गैर सियासी और गैर जमाती बुनियादों पर होंगे, जबकि तहसील, टाउन और जिला काउंसिल के इंतखाबात पार्टी बुनियादों पर होंगे। आजाद उम्मीदवार 3 दिन के अंदर सियासी जमातों में शामिल हो सकेंगे। और एक बहुत अहम बात यह भी है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तरक्याती बजट का 30% हिस्सा मुकामी हुकूमतों के जरिए खर्च करेगी, यानी जिस ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात की जाती है उसके लिए टोटल बजट का 30% खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुख्तस करेगी और खर्च करेगी, जो कि खुशाइन बात है। खुशाइन बात यह भी है कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। अगरचे ये एक इंतजामी मामला है, ताहम इसका एक सियासी पहलू भी है और वो बहुत अहम है। ये इंतखाबात सूबे की हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होंगे और बहुत सारे मुबस्सिरीन, बहुत सारे तजिया निगार इन इंतखाबात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी स्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा अहम करार दे रहे हैं। खुसूसन गुज़िश्ता दिनों कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात में खातिर ख्वाह कामयाबी ना मिलने के बाद तहरीक इंसाफ को साबित करना होगा कि 2013 के आम इंतखाबात में सूबे में इन्हें मिलने वाली मकबूलियत ताहाल बरकरार है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बार ये ताना दिया जाता है कि जिन इलाकों में आप जीते थे, जिन पोलिंग स्टेशन पर आप जीते थे, कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में आप उनमें हार गए हैं। ये भी ताना दिया जाता रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जिन इलाकों में आप नेशनल असेंबली की सीट जीते थे, यानी NA1 का जो ताना दिया जाता है, वहां आप हार गए थे। तो बड़ा सुनहरी मौका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि अगर वो जीतती है तो साबित करती है कि वो अभी भी मकबूल हैं, वरना बड़ा सुनहरी मौका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन जमातों के लिए कि अगर वो जीतते हैं तो साबित करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने परफॉर्म किस तरीके से किया है और उनकी अपनी मकबूलियत में किस हद तक इजाफा हुआ है। एक ब्रेक, उसके बाद जिक्र होगा ताहिरुल कादरी साहब की वापसी का। अगर वो आते हैं तो क्या उनका एजेंडा होगा, क्या उनका लाए अमल होगा। पहले भी 2 दफा आए हैं, एक एजेंडे के तहत आए थे, एक लाए अमल के साथ आए थे। कितनी कामयाबी हुई, कितनी नाकामी हुई, इस दफा क्या होगा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक अहम सियासी खबर, और वो है डॉक्टर ताहिरुल कादरी की वतन वापसी की। गुज़िश्ता रोज लाहौर में वीडियो लिंक के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तहरीक मिनाजुल कुरान के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने ऐलान किया है कि वो सानेह मॉडल टाउन में पंजाब पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले 14 कारकुनों के लिए
इंसाफ की जिद्दोजहद में हिस्सा लेने अगले माह पाकिस्तान लौटेंगे। ताहिर अल-कादरी ने कहा कि उन्हें पुख्ता यकीन है कि वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, साबिक वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह, IG पुलिस और वजीर आला के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर शाह बराह रास्त मॉडल टाउन वाक़े के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक के चेयरमैन डॉक्टर ताहिर अल-कादरी ने हाल ही में सानह मॉडल टाउन पर आने वाली JIT रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी, जिसमें वफाकी हुकूमत, वजीर आला शहबाज शरीफ और साबिक वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह को बेगुनाह करार दिया गया था। गुज़िश्ता रोज ताहिर अल-कादरी ने वीडियो लिंक से खिताब में कहा कि सानह मॉडल टाउन की JIT रिपोर्ट में तमाम जिम्मेदारों को क्लीन चिट दे दी गई है और अब हमारे पास इंसाफ के लिए सड़कों पर आने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। ताहिर अल-कादरी ने यह भी कहा कि अगर मॉडल टाउन केस में मुलविस मुल्जिमान को बर वक्त सजा दी जाती तो डस्का वाकया रूनुमा न होता। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद में धरनों के दौरान ताहिर अल-कादरी ने हुकूमत गिराने के बड़े बड़े दावे किए थे, मगर फिर अचानक 21 अक्टूबर को धरना खत्म करके 28 अक्टूबर को वो बैरून मुल्क रवाना हो गए थे, जबकि इससे कबल 14 जनवरी 2013 को भी ताहिर अल-कादरी ने मिलियन मार्च का नारा लगाकर इस्लामाबाद में पड़ाव डाला था, लेकिन फिर हुकूमत के साथ 17 जनवरी को मुआहिदा होने के बाद ताहिर अल-कादरी ने मार्च खत्म करने का ऐलान किया था। अब एक बार फिर ताहिर अल-कादरी का वतन वापसी का ऐलान, क्या कोई नई सियासी मुहिम का ऐलान है? क्या वो वतन वापस आकर नई सियासी मुहिम चलाएंगे, हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलाएंगे, अकेले चलाएंगे या किसी के साथ चलाएंगे? लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक रईक अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, क्या कोई तहरीक चलाएंगे, सड़कों पर आकर तहरीक चलाएंगे डॉक्टर ताहिर अल-कादरी साहब? और तारीख नहीं बताई डॉक्टर साहब ने, किस तारीख को आ रहे हैं एग्जैक्टली? जी, पहली तो बात यह है कि हमारी तहरीक पहले ही चल रही है। जब ये JIT रिपोर्ट आई, जो एक झूठ का पलंदा है और जिसमें कातलों को क्लीन चिट दे दी गई, तो हमने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज का ऐलान किया और पिछले एतवार से लाहौर में हमने एहतजाज शुरू किया। कल भी हमारा बहुत सारे शहरों में एहतजाज हो रहा है और ये एहतजाज 14 जून तक जारी रहेगा। फिर इंशाअल्लाह 17 जून के यौम शुहदा हमारा है, जो जिन लोगों को शहीद किया गया है, उनके हवाले से हम 16 जून की शाम को एक प्रोग्राम भी कर रहे हैं यहाँ पर, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए। तो हमारी तो तहरीक जारी है, हमने ना तहरीक रोकी थी, ना तहरीक को मुअत्तल किया था। ये अलग बात है कि सानिया पेशावर के बाद मुल्की हालात ऐसे हो गए कि बड़ी एहतजाजी सरगर्मियों के मुतहम्मल नहीं हो सकते थे मुल्की हालात, लिहाजा हमने आवाम को जो शऊर पैदा हुआ था धरने के बाद और आइनी हुकूक का शऊर पैदा हुआ था, उसको एक सियासी क़ुव्वत में बदलने के लिए पाकिस्तान के तमाम शहरों में, यूनियन कौंसिल में, गाँव महलों में पाकिस्तान अवामी तहरीक के पैगाम को लोगों तक पहुँचाने के लिए और उनको निज़ाम के ख़िलाफ़ ये जो ज़ालिमाना निज़ाम है मुनज़्ज़म करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है और एहतजाज भी हम जारी रखे हुए हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपने एहतजाज करके हुकूमत गिराने की कोशिश करके देख लिया, हुकूमत नहीं गिरी। आपने एहतजाज करके हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि JIT में इस किस्म की JIT होनी चाहिए कि जो बायस ना लगे और पंजाब का कोई ऑफिसर ना, हुकूमत ने ये बात भी नहीं मानी। आपने एहतजाज करके 14 लोगों के लिए इंसाफ का जो आप चाहते थे, वो JIT की अपनी रिपोर्ट आ गई है जो आपको कबूल नहीं है। एहतजाज करके सड़कों पर आके आप ना हुकूमत गिरा सके, ना अपनी मर्जी की JIT बनवा सके, तो अब आ भी जाएं डॉक्टर कादरी साहब, एहतजाज कर भी लें तो अचीव क्या कर पाएंगे? देखिए, डॉक्टर साहब मुल्क में थे तब भी हमने एहतजाज किया, वो इलाज के लिए बैरून मुल्क उन्हें जाना पड़ा, तब भी हमारा एहतजाज जारी रहा। हमारे 14 लोगों को गोलियां मारकर शहीद किया गया, 100 लोगों को गोलियां मारकर ज़ख्मी किया गया। जो लोग उस कत्लेआम में मुलव्वस से उनको नवाजा जा रहा है, तो किरशा को बैरून मुल्क भेज दिया गया है एम्बेसडर बनाकर। SP अली सलमान, जिसको मफरूर करार देकर ज़िम्मेदार बनाया जा रहा है, उसको बरतानिया भिजवा दिया गया है। तारिक अजीज़ को अमेरिका भिजवा दिया गया और अब राना सनाउल्लाह को दोबारा बाकायदा वज़ीर बनाया जा रहा है, अगरचे वो अमलन वज़ीर ही थे, नायब वज़ीर आला थे। तो लिहाजा इंसाफ के लिए हमारी जिद्दोजहद जारी थी और वो हम जारी रखेंगे। हुकूमत के पास एक रास्ता था, हुकूमत अगर नेशनल एक्शन प्लान के बाद ये चाहती थी और ये चाहती है कि मुल्क में एक कौमी इत्तफाक राय रहे और मुल्क में किसी किस्म का कोई एहतजाज ना हो, तो वो क्यों नहीं एक गैर जानबदार JIT बनाते, वो क्यों नहीं सानिया मॉडल टाउन के कातलों को बेनकाब करते और वो क्यों नहीं शुहदा की तसल्ली और उनके वरसा की तसल्ली के मुताबिक ऐसी कार्रवाई करते। देखिए, जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसको ये दबाकर बैठे हुए हैं। हम हाई कोर्ट में गए, हमने पिटीशन दायर की काम किया जाए, वहां उन्होंने एक और बहस शुरू कर दी हुई है। सवाल ही यह है कि हुकूमत ये नहीं करती,
قادری صاحب ملک سے باہر ہوں یا ملک میں ہو نہیں کرتی، قادری صاحب گھر میں ہوں یا سڑک پر ہو نہیں کرتی، اب کیسے کر لے گی حکومت؟ مطلب میں جاننا چاہ رہا ہوں آبجیکٹیو کیا اچیو کر پائیں گے؟ حکومت نہیں گرا سکتے، اگر جے آئی ٹی اپنی مرضی کی پہلے نہیں بنا، اب کیا کر لیں گے سڑکوں پر آ کر، پاکستان آ کر قادری صاحب، یا آپ نے کارکنوں کو سڑک پر نکال کر؟ دیکھیے حکومت کیا چاہتی ہے؟ حکومت یہ چاہتی ہے کہ شہدائے ماڈل ٹاؤن کے خون کے اوپر مٹی ڈال دی جائے. حکومت یہ چاہتی ہے کہ یک طرفہ انویسٹیگیشن کر کے وہ ان قتل سے اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دے دیں. ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ہم اپنے شہداء کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے. ہم اپنے شہداء کے لیے انصاف کی جدوجہد کرتے رہیں گے. عدالتوں میں بھی لڑیں گے, سڑکوں پر بھی ہمارا احتجاج جاری رہے گا. یہ ہمارا حق ہے. ہم مظلوم ہیں. ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے. ہمارے 100 لوگوں کو گولیاں مار کر زخمی کیا گیا ہے. اب تک اس جدوجہد میں ہمارے 23 لوگ مرد اور عورتیں شہید ہو چکے ہوئے ہیں. مجھے ایک اور بات بتائے گا, حکومت یہ سمجھتی ہے. مجھے ساتھ میں بتائے گا, پچھلی دفعہ لندن گئے تھے قادری صاحب, پھر اس کے کچھ عرصے بعد پاکستان آئے تھے, ڈینائی کرتے رہے دونوں طرف سے, مگر پھر ایک لندن پلان سامنے آیا تھا. پھر لندن جا رہے ہیں پہلے, پھر پاکستان آ رہے ہیں. یہ پھر کوئی لندن پلان کے تحت آئیں گے یا ویسے ہی آ رہے ہیں؟ دیکھیے نہ پہلے کوئی لندن پلان تھا نہ ابھی کوئی لندن پلان ہے. وہ لندن آئیں گے, انہوں نے کچھ چیک اپ کروانے ہیں, اور دہشت گردی کے خلاف جو انہوں نے ایک نصاب مرتب کیا ہے, اس نصاب کی تقریب رونمائی ہوگی برطانیہ میں, اور وہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عالمی سطح پر اور ملکی سطح پر. پاکستان کو پہلے بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے تاریخی فتویٰ دیا, اور اب انہی کو یہ اعزاز مل رہا ہے کہ وہ ایک ایسا کمپریہنسو نصاب بنا کر پوری دنیا کو اور پوری اسلامی دنیا کو پیش کر رہے ہیں, تاکہ جو دہشت گردی کے خلاف ایک علمی اور فکری اور ایک عملی بنیادوں پر جد و جہد کی جا سکے. تو اس کی ایک تقریب رونمائی ہے. پاکستان آئیں گے تو یہاں بھی اس کی تقریب رونمائی ہوگی. لہذا نہ پہلے کوئی لندن پلان تھا نہ ابھی کوئی لندن پلان ہے. میں اپنا سوال ریفریز کر دیتا ہوں. خان صاحب بار بار کہتے ہیں 2015 میں الیکشن ہوں گے. پہلے نہیں آخر تک مانا تھا, پھر آخر میں ظاہر قادری صاحب نہیں مانا, پھر عمران خان صاحب کو بھی ماننا پڑا کہ لندن میں ملاقات ہوئی تھی اور کچھ موڈیلٹیز طے ہوئی تھی کہ کیا ہوگا. اس دفعہ ہے کچھ خان صاحب کے ساتھ مل کر, یا پھر یہ تنہا ہوگا معاملہ؟ دیکھیے جہاں تک ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہے اور شہدائے ماڈل ٹاؤن کے لیے انصاف کی جد و جہد ہے, میں نہ صرف تحریک انصاف بلکہ پاکستان کی ہر اس جماعت سے جو اس سے شریف خاندان شریفیہ کی جو حکومت ہے اور ظلم کا جو ایک تخت ہے, اس کے خلاف جد و جہد میں ہمارا ساتھ دیں گے. ہم ان کو ساتھ لے کر چلیں گے, چونکہ ظلم ایک ایسا چیز ہے جو پاکستان کے عوام کے خلاف ہو رہا ہے. یہ لوگ کوئی منہاج القرآن کے ہی نہیں تھے یا عوامی تحریکیں نہیں تھی, یہ پاکستان کے شہری تھے جن کو گولیاں مار کر شہید کیا گیا اور جن کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا گیا. جہاں تک ڈاکٹر صاحب کے لندن قیام کے دوران کسی ملاقات کا تذکرہ ہے یا ملاقات کا معاملہ ہے, تو ابھی تک تو ہمارے نالج میں نہ خان صاحب کا لندن جانا ہے اور نہ اس طرح کی کسی ملاقات کا پلان ہے. پچھلی دفعہ ہوئی تھی اور پچھلی دفعہ دھرنا بھی ساتھ ہوا تھا, ایک دوسرے کے کنٹینر پہ بھی گئے تھے, مگر اس کا اختتام اس بات پر ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اپنی تقریر میں میٹھے میٹھے طنز مارتے تھے خان صاحب پہ کہ بھائی میرے پاس تو ہیلی کاپٹر نہیں ہے کہ میں ادھر سے ادھر چلا جاؤں, میری پارٹی میں کسی کے پاس ہیلی کاپٹر نہیں ہے, میں تو اس طریقے سے نہیں جا سکتا, مجھے تو اسی گاڑی میں سفر کرنا پڑتا ہے. میٹھے میٹھے طنز ہوتے تھے ڈاکٹر صاحب کے. تو کوئی اختتام اچھا نہیں ہوا تھا, تو ہے کچھ امید کہ پھر معاملہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں آپ دونوں؟ دیکھیے امید کو کبھی بھی امید ہمیشہ قائم رکھنی چاہیے اچھائی کی, لیکن ابھی تک تو تحریک انصاف اپنی ایک جد و جہد میں ہے. وہ جوڈیشل کمیشن میں گئے ہوئے ہیں, دھاندلی کے انہوں نے وہاں پر اپنے ثبوت پیش کیے ہیں. ہم نے تو جوڈیشل کمیشن میں یہ لکھا ہے کہ یہ انتخابات ہی غیر آئینی تھے, چونکہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہی غیر آئینی تھا. ہم نے کہا 8 جون 2012 کی جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی, اس کے مطابق انتخابات نہیں کروائے گئے, لہذا وہ اپنے ایک کورس آف ایکشن پر کام کر رہے ہیں. اور ہمارا اس وقت جو پرائم کنسرن ہے وہ شہدائے ماڈل ٹاؤن کے خون کو پر جو مٹی ڈالنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے اور ان کے قاتلوں کو جو کلین چٹ دے رہی ہے اور ان قاتلوں کو دوبارہ نواز رہی ہے, اس کے خلاف ہمارا احتجاج ہے اور وہ احتجاج ہمارا جاری رہے گا جب تک ہمیں انصاف. موجود تھے صدر پاکستان اور کہہ رہے تھے کہ اس وقت ہمارا بنیادی احتجاج اپنی پارٹی کے شہداء کے لیے ہے کہ ان کو انصاف دلوانے کے لیے ہے. پروگرام میں ایک بریک اور اس کے بعد بات ہوگی آج کے دن, آج کے تاریخی دن کی. بہت تاریخی دن ہے آج پاکستان کے لیے. پاکستان کا دفاع آج کے دن ناقابل تسخیر ہو گیا تھا. بات کریں گے ایک بریک کے بعد. میرے لیے تو بہت خوشی کا موقع ہے کہ
आज मैं ज़ाती तौर पे इस जगह पे आया हूँ जहाँ पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं और मैं समझता हूँ कि यकीनन इस जगह पर आकर मुझे वो सब कुछ देखने का मौका मिला है जिसकी तमन्ना बड़ी देर से थी और पाकिस्तान की सलामती के हवाले से, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान के दिफा के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये उसमें बहुत मजबूती आई है। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हुआ है, पाकिस्तान की सलामती मजबूत हुई है। आज से 17 साल पहले 1998 में इसी दिन पाकिस्तान ने एटम बम के तजर्बात किए थे और ये धमाके भारत के जवाब में किए गए थे और इनके जरिए हमसाया मुल्क को पैगाम दिया गया था कि वो किसी खुशफहमी में ना रहे। इन एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनकर उभरा। यकीनन एक काबिल फख्र दिन है और काबिल फख्र याद है, लेकिन हमें ये भी जहन में रखना होगा कि दुनिया में अहम मुकाम हासिल करने के लिए इसके अलावा भी कई शोबे ऐसे हैं जिनमें हमें आगे बढ़ना होगा। इनमें सबसे अहम शोबा तालीम का है। गुज़िश्ता साल एक NGO की रिपोर्ट सामने आई थी जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 2.5 करोड़ के करीब बच्चे स्कूल नहीं जाते। हमें दुनिया में बाइज्जत मुकाम के लिए तालीम के शोबे पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देना होगी। तालीम के साथ साथ हमें बुनियादी सेहत की सहूलियात को आम आदमी की दहलीज तक पहुंचाना होगा। हमें तवानाई के बहरान पर काबू पाना होगा ताकि मुल्क में सनतों को फरोग मिले और रोजगार के जराए पैदा हों। हमें पाकिस्तान को खित्ते की मुआशी सुपर पावर बनाना होगा। इसके लिए मेरिट का परचम बुलंद और अकरबा परवरी का खात्मा करना होगा। हमें पाकिस्तान को बदउनवानी से पाक मुल्क बनाना होगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान को सही मानों में एक जमहूरी मुल्क बनाना होगा जहां हर 5 साल के बाद अवाम अपने वोटों से हुक्मरानों का एहतसाब कर सकें और हमें बाहैसियत कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को जीतना होगा। और यकीनन वो एक तारीखी दिन होगा जिस दिन आखिरी दहशतगर्द भी कैफरे किरदार तक पहुंचेगा और पाकिस्तान के अफवाज कामयाब होंगे। और इन सब अहदाफ का हुसूल तभी मुमकिन है जब हम अपनी इंसानी वसाइल को तरक्की दें। तहम हकीकी दुनिया के इदाद-ओ-शुमार कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल गुज़िश्ता दिनों सामने आने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सर्वे रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि इंसानी सरमाए के इंडेक्स में एक दर्जे तनज़्ज़ुली के साथ पाकिस्तान 113वीं पोजीशन पर आ गया है। सर्वे में 124 ममालिक की दर्जाबंदी की गई है। गुज़िश्ता रिपोर्ट में पाकिस्तान 122 ममालिक में 112वें नंबर पर था, यानी मजीद तनज़्ज़ुली हुई है और एशिया में तमाम ममालिक में पाकिस्तान सबसे नीचे नजर आता है। पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को बहुत काम करना है और दिल से करना है, सिंसियरिटी से करना है, मेहनत से करना है ताकि पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना मुकाम बना सके, तालीम में, सेहत में और मईशत में। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अब आपसे पीर के दिन मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।